नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। शनिवार का दिन है, बाजार बंद है, लेकिन हम आपके प्रति समर्पित हैं और बहुत सारे दर्शकों की ये शिकायत रहती है कि उनका सवाल नहीं लिया जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो शिकायतें ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सकें, क्योंकि आज बाज़ार को पढ़ने देखने की उतनी आवश्यकता नहीं है और कुछ सेगमेंट भी हम ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन आईपीओ बाज़ार पे हम बातचीत ज़रूर करेंगे अरुण जी के साथ और चुन के हमारा सेगमेंट आज भी रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर बाज़ार की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि एफआईआई की तरफ से करीब 2000 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली। डियाज ने भी खरीदारी की, लेकिन शुक्रवार को बाज़ार में मुनाफा वसूली थोड़ी हावी होती हुई दिखाई दी। अब बाज़ार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर क्या है, क्योंकि अब अगले हफ्ते किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, इसी पर आज बातचीत करेंगे ताकि अगले हफ्ते की रणनीति आप सही तरीके से बना सकें। कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर जो हैं, अब सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो मानसून है। मानसून को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति है उसकी वजह से बाज़ार में थोड़ा सा संशय है। बजट को लेकर के अभी तक कोई बड़ी क्या अनाउंसमेंट हो सकता है ये क्लैरिटी नहीं है। तो इस वजह से भी बाज़ार में अब कोई बड़ा ट्रिगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से बाज़ार और नई ऊंचाइयां छूता हुआ दिखाई दे। क्या रणनीति होनी चाहिए, अरुण मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है। अवकाश के दिन आपने हमको समय दिया और अपनी फैमिली टाइम से आपने हमारे ऑफिस को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे देख रहे हैं सर अगला हफ्ता, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि मानसून को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं थी। हालांकि कल जो है काफ़ी हद तक मानसून जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उम्मीदें लगाएं सर बजट से पहले? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, अगेन मार्केट वैसे ही कंसोलिडेशन दिखाएगा जैसे लास्ट वीक मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला। विपुल जी, ओवरऑल थोड़ा करेक्शन आ सकता है, नो डाउट, उसको रूल आउट किया नहीं जा सकता। 23,300 23,200 जो कि पिछला ब्रेकआउट लेवल था, वहां तक एक बार मार्केट जा आ सकता है। पर ट्रेंड अभी भी काफी बुलिश है, ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड में अभी भी मुझे लग रहा है नीचे में मार्केट में खरीदारी देखने को मिलेगी। जहां तक ट्रिगर्स की बात है, एक तो आपने जरूर जो कहा, मानसून कैसा बढ़ता है वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। यूजुअली यही देखने को मिलता है, शुरू शुरू में मानसून थोड़ा कमजोर रहता है, देन धीरे धीरे उसमें पिकअप देखने को मिलता है, जब तक मार्केट अपना रुझान उसी हिसाब से दिखाता है। सेकंड बड़ा ट्रिगर रहेगा मंथली एक्सपायरी का, जो कि नेक्स्ट वीक ड्यू है। मंथली एक्सपायरी में रोल ओवर्स कहते हो कैसे होते हैं, कैसे सेक्टोरल चर्न होता है, वो एक देखना बड़े वो रहेगा। थर्ड में आपको प्री बजट रैली, जो कि एक फुल बजट आ रहा है, उसके पहले सेक्टर रोटेशन अच्छा देखने को मिल सकता है। तो तीन बड़े ट्रिगर है, मानसून का एक आपने ऑलरेडी जिक्र किया, सेकंड मंथली एक्सपायरी का एक ट्रिगर होना है, थर्डली प्री बजट कैसे स्टॉक स्पेसिफिक मूव आते हैं, सभी चीज देखनी पड़ेगी। अगर आप पिछले हफ्ते भी देखें, मार्केट आप देखें 100-200 पॉइंट के रेंज में था, पर स्टॉक्स में काफी बड़ी उछाल और गिरावट दोनों देखने को मिली है। तो आने वाला हफ्ता भी मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी को अगर छोड़ देते हैं तो स्टॉक्स में बड़े मूव्स चाहे किसी भी तरफ आ सकते हैं। कुछ सेक्टर्स काफी अच्छा करेंगे, उन्हीं सेक्टर्स पे आपका फोकस होना चाहिए। चलिए, और पिछले हफ्ते हमने देखा कि इस बार जो है कुछ नए नए सेक्टर्स चलते हुए दिखाई दिए, जिसमें हमने फर्टिलाइज़र देखा, जिसमें हमने चीनी की शेयरों में तेज़ी आती हुई दिखाई दी। तो सर, क्या ये जो सेक्टर्स हैं क्या आगे भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से सेलिंग देखने को मिली है फर्टिलाइज़र में, आपको लगता है कि ठीक है, 2 दिन की रैली थी अब समाप्त हो गई है? विपुल जी, ये फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा करेगा, फर्टिलाइजर और केमिकल दोनों सेक्टर अच्छा करेंगे। शुगर का अगेन एथेनॉल प्ले है, एथेनॉल पे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहेगी। कल आज जीएसटी की मीटिंग होनी है, उसमें भी कोई एक छोटा एजेंडा हो सकता है, शुगर पे भी आपको आता हुआ नजर आए। वैसा कोई एजेंडे में नहीं है, पर होता है, हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स वहां से भी कुछ आपको जी। देखने को मिले। सेकंड बजट में एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर क्या निकल के आता है, वो एक बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए रहेगा। शुगर से ज्यादा एथेनॉल पे सबकी फोकस है, एथेनॉल आजकल सभी शुगर कंपनीज बनाती है, तो उस चीज पे ज्यादा फोकस है। केमिकल, फर्टिलाइजर, इवन शुगर सेक्टर, तीनों के ही स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स है और तीनों में ही कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। तीन सेक्टर्स पर जरूर ध्यान दें, 1 से 2 दिन अगर करेक्शन आता है तो वहां से वापस एक चाल पकड़ सकते हैं। ठीक है सर, बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल आ चुके हैं सर, छुट्टी के दिन भी लोग जुड़ रहे हैं और आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके हमारे कार्यक्रम को जो है और लोगों तक पहुंचाइए और चाय पानी करते हुए, भोजन करते हुए आराम से कार्यक्रम को देखिए आप लोग। और इस बीच पहला सवाल लेते हैं। पहले महेश पंडित जी कह रहे हैं कि हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है महेश जी, थैंक यू। एवी जी कह रहे हैं बीईएल, एसजेवीएन और यस बैंक को होल्ड करना चाहिए या फिर अभी बेच देना चाहिए। तो ये सवाल है क्योंकि ये सभी शेयर ऐसे हैं जिनमें अच्छी चाल आई है, बीईएल और एसजेवीएन खासतौर से जो एक मूव देखने को मिला है और अब थोड़ा सा यहाँ पर सुस्ती देखने को मिल रही है। क्या जो है एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लेना चाहिए और दूसरी थीम पर जाना चाहिए, या आपको लगता है कि अभी बजट तक होल्ड करके चलना चाहिए?
अगेन डिफेंस में तो कोई एग्जिट की राय नहीं है। डिफेंस में आने वाले दिनों में भी अगेन आपको वापस रुझान पॉजिटिविटी का नजर आएगा। एक चीज जरूर है, एचएल का स्टॉक बैन में है, फंडों के बैन की वजह से स्टॉक में गिरावट आई है। और अगर मेन एचएल में जब भी गिरावट आती है तो यूजुअली बाकी डिफेंस स्टॉक्स में भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। अगेन बीईएल 290 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर वहां तक भी अगर आता है 295 तक भी, तो मेरे ख्याल से वहां पे ऐड करना चाहिए, एग्जिट नहीं करना चाहिए। वहां से वापस एक अपवर्ड टर्न देखने को मिलेगा। लास्ट सैटरडे मैंने बीडीएल की बात की थी, उसमें भी थोड़ा मोमेंटम आया, अगेन उसमें भी थोड़ा फिजल आउट देखने को मिला है। पर वो बीडीएल भी अच्छे लेवल के आसपास है, उसको भी एक्टिवेट किया जा सकता है। तो डिफेंस में कोई दिक्कत नहीं है, डिफेंस में होल्ड करके चले। अगेन एचजेबीएन एक टिपिकल आप कह सकते हैं थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखा रहा है। तो एचजेबीएन जिनके पास भी है उनको 126 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करना चाहिए। 126 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 132 के आसपास ही चल रहा है। अभी भी स्टॉक में बेरिशनेस नहीं है, अभी भी साइडवेज है, पर जी 126 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो जिनके पास भी ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 126 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ अगला सवाल भेजा गया है प्रियंका देव जी की तरफ से। कह रहे हैं सर प्लीज़ आज मेरा सवाल ले लीजिए। ले लिया गया सर मैम आपका सवाल। कह रहे हैं मेरे पास वेदांता के 50 शेयर लिए हुए हैं 484 के भाव पर, अभी क्या करना चाहिए? एक साल तक होल्ड कर सकती हूँ। तो वेदांता एक साल ये होल्ड कर सकती हैं। अभी अगर हम वेदांता के शेयर पे नज़र डालें कि क्या स्थिति देखने को मिल रही, 469 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट लेवल के आसपास क्या करना चाहिए सर? अच्छी रैली देखने को मिली, पहले हमने देखा काफ़ी ज़्यादा थका रहा था, काफ़ी सारी खबरें भी यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही हैं। 484 पे इन्होंने लिया हुआ है, अभी 469 के आसपास चल रहा है। अभी होल्ड करें या निकल जाएं, क्या करना चाहिए? विपुल जी अगेन ये स्टॉक वैसे हमारा बड़ा मिस रहा है, तो कभी रिकमेंड वैसे नहीं किया नेक्स्ट के लेवल पर भी, पर टेक्निकली अभी भी अच्छा लग रहा है। 4 से 5 डिवीजन में डीमर्ज या फिर सेपरेट अलग से वर्टिकल बनाने की बातें ऑलरेडी इस कंपनी ने कही है, तो उसी का एक पॉजिटिव ट्रिगर नजर आ रहा है। हो सकता है टेक्निकली भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है ऊपर में आपको 490 495 तक के इजीली ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 500 के आसपास के रिसेंट हाइस थे, उसी के आसपास वापस स्टॉक जा सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड करें, 500 के ऊपर भी स्टॉक जरूर निकलेगा। एक ही चीज का ध्यान रखें, 440 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 440 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है, तो 440 का स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 6% के आसपास है, पर स्टॉप लॉस उसी के आसपास बैठता है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 500 के पार भी निकलता हुआ नजर आए। ठीक, 500 के पार भी धीरे धीरे शेयर जो है निकलता हुआ दिखाई देगा। तो अभी होल्ड कीजिए प्रियंका जी, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। अगला सवाल रीमा जी का ले लेते हैं, और रीमा जी ने प्रश्न हमें भेजा है। कह रही हैं रीमा हरी जी कि नोसिल के शेयर इन्होंने 265 के ले रखे हैं, 100 शेयर इनके पास है और ये 6 महीने तक रुक सकती हैं। कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए सर? तो नोसिल आपने लिया हुआ है 265 पे, अभी 291 का भाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, शुक्रवार को इसमें एक तेज़ गिरावट देखने को मिली थी और ये करीब 5.6% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी, और 291 का भाव है। अभी भी प्रॉफिट में ही है सर। पिछले एक महीने में 11-11.25% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन एक सुस्ती रही है थोड़ी बहुत। आपकी सलाह क्या रहेगी अभी नोसेल को लेकर के? बिल्कुल जी अगेन केमिकल वाला स्टॉक है, वैसे काफी अंडर परफॉर्मर रहा है लास्ट दो, अगर आप देखें कम से कम 1.5 साल तक इसने आउट परफॉर्मेंस नहीं दिया है। 280 के हाई से अब वो स्टॉक 280 के पार निकला है और 306 का रिसेंटली हाई भी स्टॉक ने लगाया, तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी अच्छा करेगा। 265 के आसपास की इनकी बाइंग है, तो 275 272 के आसपास मिनिमल अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। वैसे मुझे लग रहा है स्टॉक आपको 325 330 तक के लेवल्स इजीली आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। केमिकल स्टॉक्स आने वाले दिनों में अच्छा करेंगे। काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस लास्ट 2 या 3 साल में रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चले। 325 से 330 का इमीडिएट टारगेट। चलिए, तो इस बीच स्नेहलता कपूर जी का प्रश्न आया है जो कि लखनऊ से हैं। स्नेहलता जी कह रही हैं कि आई एम योर फॉलोअर। थैंक यू मैम, आप कार्यक्रम को फॉलो करती हैं। और कह रही हैं कि मेरे पास पेटीएम के 50 शेयर हैं, 670 के रेट पे लिए हुए हैं, क्या उसे होल्ड करके रखूं? प्लीज़ एडवाइस करें। थोड़ा नुकसान आपको ज़्यादा हो गया यहाँ पर, 670 पे आपने लिया और जब ये 400 के आसपास आ गया तब आप सवाल पूछ रही हैं। थोड़ा सा समय पे अगर आप निकल जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। 4-4.25% के आसपास की पिछले 4-5 दिनों में हमने देखा कि गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। पेटीएम के शेयर में सर अभी क्या किया जाए? बहुत लोग फंस के गए हैं ऊपर के लेवल पे, जो कि एग्जिट जिन्होंने नहीं किया। कोई गुंजाइश है? कोई स्थिति ऐसी लग रही है? बीच बीच में खबरें आती हैं कि कभी अंबानी खरीद रहे हैं, कभी अदानी खरीद रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डेवलपमेंट ऑफिशियली कहीं से कुछ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जोमेटो इनका टिकटिंग कारोबार खरीद रहा है। आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं पेटीएम को लेकर के?
लेकिन विपुल जी काफी दिक्कत रही है स्टॉक में, नो डाउट। वन टाइम स्टॉक 900 के पार भी निकलता हुआ नजर आया था कुछ ही महीनों पहले। अगेन काफी दिक्कतें स्टॉक में आई, जहाँ पे पेमेंट बैंक के रिलेटेड, इनके पेटीएम पेमेंट बैंक के रिलेटेड आया, नए अकाउंट नहीं खोलने के रिलेटेड भी काफी इश्यूज देखने को मिले। रिसेंटली टिकटिंग कारोबार जोमेटो खरीदने की बातें चल रही थी और दोनों ही कंपनी ने उसका डिनायल नहीं दिया है, तो इसी वजह से थोड़ा मोमेंटम नजर आ रहा है। हो सकता है थोड़ा और मोमेंटम नजर आए तो उछाल पे एग्जिट करने की राय रहेगी। इवन जोमेटो की भी मेरी खरीदारी की राय नहीं है। जोमेटो भी काफी ऊपर आ चुका है और हो सकता है यहाँ से 10-20 रुपए और ऊपर आ जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसमें भी मेरी खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि काफी दूसरे विकल्प मार्केट में ऑलरेडी ओपन है। तो जोमेटो पेटीएम दोनों में भी खरीदारी की राय नहीं है। उछाल पे एग्जिट करें, जोमेटो 220-225 तक हो सकता है वहां तक आता हुआ नजर आए, तो वहां पे एक एग्जिट जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए जो भी कैपिटल आपने लगाया। और पेटीएम में भी 420-450 एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग जोन है, या फिर एक एग्जिट जोन है। जिन्होंने भी ऊपर बाई किया है तो थोड़ा थोड़ा अपनी क्वांटिटी से एग्जिट करें। कोई बड़ी उछाल आने की मुझे नहीं लग रहा पेटीएम में, यहाँ से भी गुंजाइश नजर आ रही है। तो पेटीएम में अभी कोई मतलब जो है बड़ी गुंजाइश नहीं लग रही है कि आप जिस भाव पे आपने लिए काफ़ी ऊपर के भाव हैं मैम। तो जो सलाह आपको दी गई है उसको आप फॉलो कीजिए। प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं कि विपुल जी, मंत्री जी, जय श्री राम। जय श्री राम आपको भी कह रहे हैं भाई साहब, क्या पोर्टफोलियो में से पीएसयू से निकल जाएं? पावर ग्रिड, एनएचपीसी, ओएनजीसी, आईओबी, आईआरबी, जीआरएससी, बीईएल, या फिर बने रहें बजट तक के लिए? क्या कोई खास स्टॉक में निवेश या खरीदारी करनी है तो बताएं। तो प्रवीण जी ये जानना चाह रहे हैं, और प्रवीण जी की तरह बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या पीएसयू की रैली थम चुकी है? क्या पीएसयू से अब एग्जिट हो जाना चाहिए और कुछ दूसरी थीम तलाशनी चाहिए, खासतौर से जिनका नज़रिया बजट तक का हो? क्या आपकी सलाह रहेगी सर? क्योंकि मुझे याद है कि जब नतीजे आने वाले थे तो आपने सही समय पर एग्जिट की सलाह दी थी। अभी पीएसयू को लेकर के क्या विचार बन रहे हैं आपके? देखिए विपुल जी, एक जो थीम है पावर की, जो थीम है पावर की थीम थोड़ी ठंडी हो सकती है पीएसयू में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पावर का जो ओवरऑल सीजन था, समर सीजन की भी हम बातें कर रहे थे, पावर कंजम्पशन की बातें कर रहे थे, नो डाउट वो स्टॉक भी चलेंगे, पर हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको चलते हुए नजर नहीं आए। पर ऑयल एंड गैस पीएसयूज, डिफेंस पीएसयूज, अगेन मैं तीन सेक्टर में इनको बांट रहा हूँ। पावर पीएसयूज थोड़े ठंडे हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर पावर के जो ऑयल एंड गैस के पीएसयूज हैं, इवन जो डिफेंस पीएसयूज हैं, उनमें भी अभी भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। ऑयल एंड गैस में बात करता हूँ, ओएनजीसी, गेल, ये दोनों स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। डिफेंस में बीईएल, एचएएल, बीडीएल, ये तीनों स्टॉक्स मुझे ऑलरेडी पसंद है, और ये स्टॉक को आपको गिरावट में बाई भी करना है। कोई दूसरी राय नहीं कि एग्जिट करें, क्योंकि अभी भी हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर में देखने को मिली है, पर काफी नीचे में भी बहुत लोगों ने एंट्री की है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी। अगेन एक्सपायरी का एक प्ले होता है, एचएएल और बीएल एक्सपायरी पे भी अपना एक रिएक्शन जरूर देंगे। तो दोनों डिफेंस पीएसयूज, इवन ऑयल एंड गैस पीएसयूज में कोई दिक्कत नहीं है। पावर पीएसयूज हो सकता है आपको थोड़ा सताते हुए नजर आए या थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। जो रिटर्न्स आपको पिछले 2-2.5 महीने में पावर पीएसयूज में मिले, जैसा कि आप पीएफसी, आरईसी की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, इवन एनएचपीसी, इवन जो रिसेंटली एसजेवीएन की जो बात थी, उनमें हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले। पर अगर आप व्यू रखते हैं, थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कोई एग्जिट की राय नहीं है। पर शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा रिटर्न पावर पीएसयूज में नहीं देखने को मिलेगा, क्लियरली नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर किसी को नया पिक करना है तो डिफेंस के पीएसयूज को पिक करें, या फिर आप जो ऑयल एंड गैस पीएसयूज है, जैसे कि ओएनजीसी है या फिर गेल है, उनमें अगर गिरावट आती है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। ओएनजीसी, गेल में गिरावट आने पे खरीदारी करें। डिफेंस में आप बाइंग कर सकते हैं। पावर में अभी छोटी अवधि का नज़रिया अगर आपका है तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले। एक तरफा रैली आ चुकी है, अब थोड़ा सा यहाँ पर धीमापन देखने को मिल सकता है। लेकिन लंबी अवधि का नज़रिया है अगर आपका एनएचपीसी को लेकर के, एनटीपीसी को लेकर के, पीएफसी, आरईसी को लेकर के, तो वहाँ पर लंबी अवधि के नज़रिए के लिए बने रहें। शॉर्ट टर्म नज़रिए में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो चाहे तो आप निकल जाए अगर आपका छोटी अवधि का नज़रिया, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ये राय फिलहाल पावर क्षेत्र को लेकर के इनकर करके आती हुई। राकेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पांडे जी को नमस्कार। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं काशीपुर से बोल रहा हूँ सर, उत्तराखंड। उत्तराखंड काशीपुर से। मौसम कैसा है सर वहाँ पे? अभी सर यहाँ पर भी गर्मी है सर, अभी बारिश नहीं हुई है, मानसून नहीं आया है। ओहो, मानसून वहाँ भी नहीं आया है। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, तो जल्दी ही जो है बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन तब भी एनसीआर के मुकाबले तो मुझे लगता है वहाँ तापमान बेहतर ही होगा। यहाँ तो भयंकर गर्मी पड़ रही है इस समय। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मैंने सर ऊषा मार्टिन के शेयर लिए थे सर। अच्छा, 100 शेयर लिए थे 390 पे। 100 शेयर लिए हुए हैं 390 पे। क्या नज़रिया है आपका? हाँ सर, सर शॉर्ट टर्म नजरिया है सर।
शॉर्ट टर्म नजरिया। चलिए 390 पे लिए, 403 बन रहे हैं, 12-13 रुपए तो आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे और कितना पैसे बन सकते हैं वो जरा पूछ लेते हैं। एक महीने में 14-14.25% की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर कोई स्टॉप लॉस देंगे इनको, क्योंकि नजरिया शॉर्ट टर्म का है। क्या करना चाहिए उषा मार्टिन में? 12-13 रुपए बन रहे हैं इनके। विपुल जी डेफिनेटली होल्ड करने की राय है, टेक्निकली काफी स्ट्रांग है और लास्ट वीक आप कह सकते हैं आईसी वीक हमने इस पे एक बाई कॉल इनिशिएट भी की है 400 रुपए के आसपास। अभी ये स्टॉक 405 के आसपास चल रहा है, तो स्टॉप लॉस 390 का लगाएं, इनके बाई प्राइस के आसपास का स्टॉप लॉस है। पर काफी बड़ा उछाल स्टॉक में देखने को मिल सकता है, मल्टी वीक ब्रेकआउट आया है, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग स्टॉक है। फंडामेंटली एक वायर्स एंड रोप्स स्टील वायर्स के बिजनेस में है, ज्यादा कोई फंडामेंटल ट्रैकिंग नहीं है, पर टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। और ऊपर में 440 450 अगर थोड़ा 10 से 12 दिन का टाइम दे सकते हैं तो 440 450 तक के भी लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में हो सकता है विपुल जी नेक्स्ट 1 से 2 दिन थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले और एक्सपायरी के 1 दिन पहले थोड़ा बड़ा मूव आ सकता है, तो स्टॉक को होल्ड करें, एटलीस्ट 7 to 10 डेज का टाइम लगाएं। 445 से 450 के टारगेट रहेंगे और नीचे में 390 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक, तो ये रणनीति आपके लिए रहेगी, अभी होल्ड करने की सलाह यहाँ पर है। अरविंद जी से जरा बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले दर्शक। अरविंद जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं अरविंद जी? सर मैं ठीक हूँ सर, आपके कार्यक्रम हमेशा देखते रहता हूँ, अच्छा लगता है, बहुत इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। पुणे महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं। और अब महाराष्ट्र में तो मानसून आ चुका है, वहाँ तो मौसम ठीक होगा? सर पुणे में बहुत सुहाना मौसम है। अच्छा, क्या सवाल है सर आपका आज का? सर मेरा एक्चुअली जियो फाइनेंस के था, मेरे पास 100 शेयर थे जियो फाइनेंस के जी 312 के ऊपर। जी, मुझे और ऐड करना था इसमें, तो ऐड कर सकता हूँ किस लेवल पे? 312 के भाव पे लिया आपने? यस सर। अच्छा, 312 पे लिए हुए हैं और 360 361 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। ऐड करना चाह रहे हैं अरुण जी, क्या ऐड करना चाहिए जियो फाइनेंस में करंट लेवल के आसपास, या फिर थोड़ा वेट करें नीचे आ जाए उसके बाद लेना चाहिए इनको? 6 महीने में 50% से ज़्यादा का रिटर्न तो दे चुका है जियो फाइनेंशियल। विपुल जी डिप पे ऐड करना है 350 के आसपास, 10 से 15 रुपए और थोड़ी गिरावट आ सकती है, तो उस पे ऐड करना है, डेफिनेटली ऐड करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। स्टॉक टेक्निकली भी साउंड है और ओवरऑल बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वैसे भी कोई बड़ी गिरावट इसमें अभी तक देखने को नहीं मिली और ज्यादातर वॉल्यूम्स में भी अच्छी ट्रेडिंग आजकल होने लगी है, तो स्टॉक को डेफिनेटली ऐड करें। 350 के आसपास मिलता है तो और ऐड करके चल सकते हैं। एक टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल है इसका, क्योंकि काफी क्वेश्चंस इस पे रोज आते हैं। 370 के ऊपर ये निकलेगा तो बड़ा ब्रेकआउट इसमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो एक स्ट्रैटेजी ये मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये मोमेंटम के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, मोमेंटम के लिए ऐड करना चाहते हो, या तो 370 के ऊपर करें ताकि इनको बड़ा मोमेंटम वहां पे निकलता हुआ नजर आए। अगर डिप मिल जाता है उससे पहले 350 के आसपास, तो वहां पे भी बाय करके चल सकते हैं। तो 350 370 इसी रेंज में फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नीचे के लेवल के आसपास मिले तो भी ऐड कर सकते हैं। अगर 370 के ऊपर निकलता है तो भी एक ब्रेकआउट में ऐड करें। 390 से 395 के ऊपर में इमीडिएट टारगेट रहे। चलिए, तो 2 आपको लेवल्स ध्यान में रखने हैं। अगर गिरावट बढ़ती है बाजार में कंसोलिडेशन में, तो फिर अगर 350 के आसपास मिलता है तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर बाजार में रिकवरी रहती है और जियो फाइनेंस में तेज़ी आती है और एक बार ये मजबूती के साथ 370 तोड़ देता है, तो आप एक मोमेंटम प्ले के लिए खरीद सकते हैं। वो फिर आपको 390 395 तक के लक्ष्य वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इन 2 लेवल्स को ध्यान में रखिए और उस हिसाब से अपने ट्रेड को करिए आप। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक जिन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई है एडेक्सम के नाम से, और नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया, कह रहे हैं एचएल के 30 शेयर लिए हुए हैं 5400 के रेट पर, 6 महीने रख सकता हूं, कृपया बताएं कि क्या करें, बहुत कृपा होगी आपकी। सर धन्यवाद सर आपका प्रश्न पूछने के लिए पहले तो। और एचएल के ऊपर अभी हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा भी कर रहे थे डिफेंस शेयरों को लेकर के। ये एक ऐसा शेयर रहा जिसने एक तरफा रैली दिखाई है सर, हालांकि इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है 5400 के आसपास की, और अभी 5100 के आसपास आ चुका है। अभी जो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है शेयर के अंदर, क्या ये और हावी होती हुई दिखाई देगी या फिर अभी आपको लगता है कि बने रहना चाहिए? विपुल जी डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट आ सकती है, उसमें कोई गुंजाइश, कोई सेकंड थॉट नहीं है। 5050 तक भी स्टॉक आ सकता है, पर स्टॉक के लिए 200-300 रुपए का मूवमेंट देना कोई आम खास बात आजकल हो चुकी है, क्योंकि डिफेंस स्टॉक में जब भी मोमेंटम आता है 4-5% का इजीली वो मोमेंटम
देखने को मिलता है। एक टेक्निकल ट्रिगर जरूर है, स्टॉक एफ एंड ओ बैन में है, और जब भी स्टॉक एफ एंड ओ बैन में होता है या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप नई पोजीशन नहीं ले सकते, तभी भी स्टॉक में एक ठहराव आता हुआ नजर आता है या फिर गिरावट ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसी का असर आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है वेडनेसडे के आसपास, ट्यूसडे या वेडनेसडे, जब भी ये बैन निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन स्टॉक को बैन से बाहर यूजुअली 99% स्टॉक बैन से बाहर आ ही जाता है नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो वहां से हो सकता है वापस मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिले। तो 5050 तक तो मुझे लग रहा है एक बार आना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और 100 रुपए की गिरावट अभी भी ड्यू है। अगर ये और ऐड कर सकते हैं या किसी भी कैपिटल लगा सकते हैं तो 5050 5000 के आसपास लगाए, ताकि इनका एवरेज प्राइस नीचे आ सके। 5300 5400 वापस इस स्टॉक में जुलाई महीने में आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे में आता है तो एवरेज जरूर करें अगर आप कैपिटल लगा सकते हैं। एग्जिट की राय नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है वापस अपने हाइस के पास स्टॉक जा सकता है। बिल्कुल एग्जिट की सलाह नहीं है। कुमारी मीरा जी भी कह रही हैं एचएल के बारे में, तो मीरा जी आपके लिए भी यही सलाह है, एग्जिट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, नीचे आने पर अभी 100 रुपये के आसपास, जैसा कि अरुण जी कह रहे हैं कि और गिरावट हो सकती है, वहाँ पर आप ऐड जरूर कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाह रही हैं तो। और ये लेवल फिलहाल निकल करके आते हुए, और इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और जेठा भाई कपूर जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, हेलो अरुण सर, मेरे पास इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 67 रुपये के भाव पर 1110 शेयर लिए हुए हैं, 3 या 5 साल रख सकते हैं, अभी ये कहाँ तक जा सकता है? बैंकों में सर हम देख रहे हैं फिर से मोमेंटम बन रहा है। खासतौर से हमने देखा कि प्राइवेट बैंकों में एक अच्छी रैली देखने को मिली, बैंक इंडेक्स ने नया हाई भी बनाया। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अभी क्या करना चाहिए, इन लेवल्स पे कैसे देख रहे हैं आप? विपुल जी, वन ऑफ माय फेवरेट बैंक रहा है और काफी अच्छे रिटर्न्स स्टॉक में देखने को मिले हैं। तो लंबी अवधि में तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय है। अगर नीचे भी आता है तो 64 62 भी आता है तो ऐड करने की सलाह रहेगी। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इनका व्यू शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, पर लॉन्ग टर्म में 3 तो से मेरी राय 5 साल काफी सर, पॉजिटिव 3 है। से 5 साल। ठीक है, 3 से 5 साल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में आपको मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपको 3 डिजिट में भी जाता हुआ नजर आएगा। 3 से 5 साल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स का अभी क्लीन अप अच्छा हो चुका है और यहाँ से इनमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। इवन मैंने महाराष्ट्र बैंक का भी काफी बार जिक्र किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐड भी करके चल सकते हैं। नीचे में भी अगर 60-62 भी आ जाता है तो वहां पे भी खरीदारी की राय रहेगी। 3 से 5 साल में कोई दिक्कत नहीं, 100% होल्ड करें, अच्छे रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक हैं नवा कुमार चक्रवर्ती जी हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर और अरुण सर, आपका शो का एडवाइस लेकर के मेरा पोर्टफोलियो 36% प्रॉफिट में है एक्सेप्ट सलार टेक के 5000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 23 रुपये 40 पैसे में। कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट मी। बिल्कुल सर, जो है आपको राय यहाँ पर दी जाएगी। अभी अगर हम देखें तो सलार पे जो भाव, यहाँ पर सलार टेक पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो 19 रुपये के आसपास है। 23 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। 3-4 रुपये का नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें बने रहना है कि नहीं। पिछले एक महीने में 10% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है शेयर। ये एक शानदार रैली रही और इन्होंने थोड़ा ऊपर जा कर के ख़रीद लिया, 35-36 तक गया था और अब ये 23 पे लेकर के परेशान है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या करें? विपुल जी, सालासर टेक्नोलॉजी काफी क्वेश्चंस इस पे आए हैं और काफी मतलब पिछले 15-20 दिन में काफी बार क्वेश्चंस इस पे आ चुके हैं। इस पे एक यूनिवर्सल राय यही रही कि 18 रुपए के नीचे जाता तो आपको एग्जिट करना है। ये फंडामेंटली तो कोई ट्रैकिंग नहीं है विपुल जी, फ्रैंकली स्टॉक को ज्यादा ट्रैक नहीं किया है, पर टेक्निकली 18 रुपए के नीचे बड़ा ब्रेकडाउन है। 18 के नीचे जाएगा तो सेलिंग काफी बढ़ सकती है, तो 18 का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। 18 का स्टॉप लॉस ऐसा लगाएं कि क्लोजिंग बेसिस के नीचे होता है। सपोज किसी भी दिन 18 के नीचे क्लोज हो जाता है तो उस दिन क्लोज यानी 3 बजे के आसपास आपको लग रहा है 18 के नीचे क्लोज हो रहा है तो आपको उस दिन एग्जिट करना है स्टॉक से, होल्ड करने की राय नहीं है। 18 के नीचे बड़े नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 16-15 तक के भी ये स्टॉक जा सकता है। तो 18 का फाइनल स्टॉप लॉस लगाए। अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में 18 के नीचे जाता तो एग्जिट करने की राय है। 18 के नीचे जाता है तो एक बार के लिए नुकसान बुक कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपको बाकी जगहों पर अच्छा पूरा मुनाफा हो रहा है। और इसके नीचे जाता है तो माफ करिएगा, निकलने की सलाह रहेगी। अवनीश जी से बातचीत कर लेते हैं। अवनीश जी नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार विपुल सर और अरुण सर, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम सर बिहार बांका जिले से बोल रहे हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या कैसे हैं मनी 9 के कार्यक्रम, कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, अभी आपका ही कार्यक्रम देख रहे थे और हर रोज देखते हैं सर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे लोग अलग अलग जगहों से कॉल करते हैं और कार्यक्रम को देखते रहते हैं। बताइए सर, आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं?
प्रश्न है सर, IFCI हमने 64 रुपये 86 पैसे के भाव पे लिए हैं, 100 शेयर है सर। अच्छा। और एक IDFC फर्स्ट बैंक सर, आपका ही कार्यक्रम देख के हमने लिए है सर, कल ही लिया सर, 54 रुपये 45 पैसे। तो ये थोड़ा माइनस में जा रहा है सर। IDFC फर्स्ट बैंक नहीं बोला गया सर, IDFC बोला गया था और ये कहा गया था कि हिसाब से लीजिए, क्योंकि जब मर्जर होगा तो उसका फायदा वहाँ पर हो सकता है। चलिए ठीक है, आपने IDFC फर्स्ट बैंक लिया, कोई बात नहीं, उस पर भी राय दिलाते हैं। पहले एक बार माफ़ कीजिएगा, जरा इसके भाव जरा एक बार देखें, 61 रुपये के आसपास से चल रहा है। किस भाव पे खरीदा था सर आपने? 64 रुपये पे? हाँ जी, 64 रुपये 86 पैसे के भाव पे। मतलब करीब करीब 65 रुपये के आसपास आपने लिए हुए, और अभी 61 के आसपास चल रहा है, 3-4 रुपये के नुकसान में है। और जो है पिछले 6 महीने में डबल हुआ है शेयर ये सर, लेकिन अभी ये 3-4 रुपये के नुकसान पे चल रहे हैं। क्या कुछ सलाह रहेगी IFCI पे? और IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर इन्होंने कल ही लिए हैं, तो वहाँ पे क्या सजेशन रहेगा आपका? ठीक है विपुल जी, IFCI अगर आप लास्ट कुछ महीनों की बात करें तो स्टॉक जैसा कि आपने कहा काफी बड़ा रन ऑलरेडी आ चुका है, तो एक कंसोलिडेशन ड्यू है, वो कंसोलिडेशन हो सकता है स्टॉक आपको नीचे में 55-56 तक के भी लेवल दिखा सकता है। पर टेक्निकली बुलिश है, फंडामेंटली कोई कवरेज नहीं है या फिर कोई बड़ा ट्रैकिंग नहीं है, पर स्टॉक टेक्निकली बुलिश है। टेक्निकली जब तक अच्छा है तो उसको होल्ड करें। नीचे में स्टॉप लॉस काफी दूर है, पता नहीं ये लगा पाएंगे या फिर उतना होल्ड कर पाएंगे नहीं, पर 56 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस है, क्योंकि स्टॉक में बड़ा रन ऑलरेडी आ चुका है। तो जब तक 56 या 57 तक के भी लेवल से तोड़ता नहीं तो इसको होल्ड करें। टेक्निकली बुलिश है, हो सकता है वापस आपको 64-65 इजीली देता हुआ नजर आए, क्योंकि स्टॉक में अभी भी कोई नेगेटिविटी चार्ट पे नहीं है, इसलिए होल्ड करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस काफी दूर है, अगर ये लगाना चाहे तो 57 का लगा के चल सकते हैं। ऊपर में 64-65 ये इसका ब्रेकआउट लेवल है जहां पे इन्होंने बाई किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 57 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 65 के आसपास के पहले टारगेट रहेंगे, चाहे अपने कॉस्ट के आसपास आ जाए तो निकल जाए, अगर 65 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश लेवल ऑफ बाइंग स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगेन IDFC फर्स्ट बैंक इन्होंने बाई किया है, स्ट्रक्चर थोड़ा बुलिश हुआ है डेफिनेटली, और 87-88 तक मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार का उछाल दिखा सकता है। तो 88 से 89 के आसपास तक के टारगेट्स रहेंगे स्टॉक के लिए, होल्ड उस टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़ा मोमेंटम अभी देखने को मिला है, तो हो सकता है 88 तक स्टॉक एक बार का जा सकता है। जी चलिए, तो इस बीच निर्मल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। निर्मल जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून निर्मल जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर बेंगलोर से बोल रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है सर। जीपीटी हेल्थ। हाँ, जीपीटी हेल्थ जी 650 शेयर है सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। किस शॉर्ट टर्म के लिए लिया है? लॉन्ग टर्म के लिए। और क्या रेट बताया आपने? 155? यस सर। अच्छा, चलिए, लंबी अवधि का नज़रिया है, 155 पे लिया हुआ है, इनके खरीद के भाव के आसपास ही चल रहा है, 153.50 के आसपास, 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था शुक्रवार को। और अगर हम देखें शेयर में तो पिछले 6 महीने में 23% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। गिरावट के बाद इन्होंने लिया हुआ है सर जीपीटी हेल्थ केयर, क्या इनका चुनाव सही है? 1-2 रुपये का ही नुकसान हो रहा है, या फिर आपको लगता है एक बार के लिए निकल जाना चाहिए? देखिए विपुल जी, वैसे ये एक हॉस्पिटल चेन है, आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा, कलकत्ता साइड के इनके 4 से 5 बड़े हॉस्पिटल की चेन है, तो उसी का ILS का ब्रांड है, तो उसी के अंडर ये कंपनी काम करती है। वैसे 152 153 के आसपास ये स्टॉक बुरा नहीं है, यहाँ से कुछ साल जरूर देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट की पोजीशन ना रखें, मेरी राय रहेगी आप बेटर आप ट्रेडिंग पोजीशंस लेके चलें। ट्रेडिंग के लिए भी अगर 2 से 3 महीने भी रखते हैं तो एक उछाल जरूर आ सकता है, 175 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए रखे, 2 से 3 महीने का व्यू बनाए, क्योंकि अगर इस स्टॉक को अगर मोमेंटम दिखाना है तो ये अच्छे लेवल से यहाँ से ऊपर जाने के चांस ज्यादा है। तो 175 तक के ऊपर में टारगेट रहेंगे, 145 का नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। यूजुअली इन्वेस्टमेंट में मैं स्टॉप लॉस देता नहीं हूँ, पर चूंकि एक नई लिस्टिंग है और अभी तक इनकी क्वार्टरली अर्निंग्स आना अभी आप देखना बाकी है, इसलिए 145 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 175 तक हो सकता है स्टॉक ऊपर में जा सकता है, तो उसी के आसपास आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए जीपीटी हेल्थ पे। लेकिन इस बीच 700 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय जो है हमारे यूट्यूब पे के चैनल पे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक, हमारे मनी9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि शनिवार के दिन भी, जब बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम भी होते हैं, कुछ लोग छुट्टी मनाना चाहते हैं, उस दिन भी आप मनी9 के साथ बने हुए हैं। और कोशिश कीजिए और
मनी9 के परिवार को और बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लिंक जो है फॉरवर्ड कीजिए, ताकि अगले हफ्ते की रणनीति हम लोग साथ मिल करके बेहतर तरीके से बना सकें और इन आंकड़ों को 700 से बढ़ा करके अब 1000 तक पहुंचाने की 1000 तक पहुंचाइए कम से कम। चलिए जरा अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। अगले दर्शक हैं अभिजीत तांबेवेकर जी और कह रहे हैं, हर हर महादेव विपुल सर, मेरे फेवरेट अरुण सर हैं और इनसे ही मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मेरे पास इरिडा के 185 के भाव में 320 शेयर हैं, इसका टारगेट क्या होगा? 1 साल होल्ड कर सकता हूं। तो अभिजीत जी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, प्रशंसक हैं और आप यही से उत्तर जानना चाहते हैं। इरिडा के शेयर सर बहुत कॉमन सवाल है, अक्सर जो है इरिडा पे हम लोग जब भी बातचीत करते हैं ज़रूर इस पर सवाल आता है। अब क्या करना चाहिए सर इन लेवल्स के आसपास? क्या, जैसा कि अभी आप पावर के बारे में बता रहे थे कि थोड़ा सा यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है, हालांकि अब जो है शुक्रवार को ये 7% के आसपास चल गया था, 190 के आसपास पहुँच चुका है, तो प्रॉफिट में है ये सर, क्या करना चाहिए अब? विपुल जी, तो पहले तो अभिजीत जी का शुक्रिया कि वो डेली अपना मनी9 का कार्यक्रम देखते हैं और कंटिन्यूस एडवाइजरी फॉलो कर रहे हैं। सेकेंडली, आईआरईडीए में कल एफटीएससी में इंक्लूजन इसका हुआ था, इंडेक्स पे रेजिप हुआ था, इसी वजह से कल आपको 7% का तेज उछाल देखने को मिला। अगेन स्टॉक पे काफी दिनों से बुलिश हूं, नो डाउट स्टॉक में कोई बड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिला, पर एक आउट परफॉर्मर जरूर रहा है ओवरऑल पावर सेक्टर में। अभी भी देखें तो अपने रिसेंटली जो हाइस थे, वीकली हाइस, उसी के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो इजीली मुझे लग रहा है 200 के पार ही भी स्टॉक निकलेगा, 220 तक के भी जो हाइस थे वो उसके पार भी स्टॉक जरूर निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो होल्ड करें, 220 240 तक के भी टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, पावर स्टॉक्स में थोड़ा कंसोलिडेशन है और ये रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, तो वहां से भी थोड़ा आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, पर 200 से 220 के तक टारगेट्स मुझे लगा स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए सर अभिजीत जी, बने रहिए और आपको 200-220 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, देखने को मिले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपके। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और सेल के ऊपर हमारे पास विनोद कुमार जी ने सवाल भेजा है। इन्होंने 150 पे लिए हुए हैं। सर मेटल को लेकर क्या व्यू निकल करके आ रहा है? और बीच में ऐसा लगा कि मेटल में हमने देखा हिंदुस्तान जिंक में भी और तमाम शेयरों में अच्छी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, इंटरनेशनल मार्केट में भी मेटल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला। आपकी राय क्या होगी? 150 पे लिया हुआ इन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगेन विपुल जी, लास्ट वीक भी मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करी थी। जेएसडब्ल्यू स्टील भी मेरा अभी भी एक फेवरेट पिक है। वो उसमें भी अगर आप देखें लास्ट वीक पूरी वीक में गिरावट देखने को नहीं मिली, नो डाउट रिटर्न्स ज्यादा देखने को नहीं मिले, 1% के आसपास के गेंस से, पर ओवरऑल मेटल्स में मेरी राय बुलिश है और 150 का ही सपोर्ट सेल में है, 155 के आसपास अभी चल रहा है। तो अगर ये होल्ड करना चाहे थोड़ा ऊपर 162 तक स्टॉक जा सकता है, तो 162 के आसपास आता है तो ट्रेडिंग के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुक जरूर करें। पर मुझे लग रहा है जिंदल स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील ये ज्यादा बड़े आउट परफॉर्मर्स रहेंगे, तो अगर स्विच करना चाहते हैं तो दोनों स्टॉक में कर सकते हैं, वहां पे अच्छे ब्रेकआउट्स भी है और एक आउट परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिल सकता है। तो सेल में भी बने रहे, 160 162 के आसपास आता तो प्रॉफिट बुक करें। इसी सेक्टर में रहना है तो मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील वो ज्यादा बेहतर विकल्प है। बेहतर विकल्प जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील हो सकते हैं आपके लिए। आप चाहें तो इसमें बने रहें, 10-12 रुपये मिल जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वहाँ पे अगर आप स्विच हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको और तेज़ रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिंकू जी से बातचीत कर लेते हैं। रिंकू जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं रिंकू जी? सर हम दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली से ही बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर हमने अडानी पावर के 807 के प्राइस से 19 सर लिए थे। अच्छा हाँ, तो सर इसमें क्या करें? आपने किस भाव पे बताया? 807 807 पे लिए हुए हैं। अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर 6 महीने तक कर सकते हैं। 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा आपकी खरीद का भाव थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो गया है क्योंकि ठीक ठाक गिराव। हम जब वो चुनाव के टाइम पे हमने सर ले लिया था, उस समय 900 का प्राइस चल रहा था, 890 के करीब गया था। बिल्कुल पीक के आसपास आपने लिया सर। क्या ही बोला जाए अब इस पर, लेकिन पूछते हैं यहाँ पर अरुण जी क्या सलाह दे रहे हैं। अदानी समूह पे सर अक्सर हमने काफ़ी सारे शोज़ किया आपके साथ। अभी क्या लग रहा है अदानी को लेकर के? और ये भी कहा जा रहा है कि अगले गौतम अदानी की तरफ से कि वो ऊर्जा क्षेत्र के अंदर $100 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे अगले 10 सालों के अंदर। तो क्या भविष्य दिखाई दे रहा है अदानी पावर का? इनकी खरीद का भाव थोड़ा सा ऊपर हो गया, 807 पे लिए हैं, 734 का भाव अभी है। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, वैसे अगर टेक्निकली देखें तो टेक्निकली काफी अच्छा है। और एज ए डिस्क्लेमर बता दूं, कल भी हमने जितने भी किसी के भी फोन आए थे हमारे पास, हमने यही सलाह दी कि अडानी पावर सपोर्ट पे है,
तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 735 का 730 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, सभी मूविंग एवरेज उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक लेवल है 700 से 730 एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से मुझे लग रहा है एक बार रिवर्सल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट की गिरावट के साथ जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100-150 पॉइंट और नीचे आ सकता है निफ्टी, तो 710 715 के आसपास मिलता है। अगर कैपिटल थोड़ा बहुत भी लगा सकते हैं, जैसे कि 19 शेयर इनके पास है, अगर वो 30-35 शेयर भी कर सकते हैं, क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, तो 710 के आसपास जरूर ऐड करें, ताकि इनका जो बाई प्राइस है वो 750 740 के आसपास थोड़ा एवरेजिंग इनका नीचे आ जाए। तो मुझे लग रहा है वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, थोड़ा बहुत मोमेंटम अडानी पावर में नीचे से देखने को मिल सकता है। कल भी अडानी पोर्ट में एक इंडेक्स का रिव्यू हुआ, जहां पे विप्रो के निकलने के बाद सेंसेक्स में अडानी पोर्ट आता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल अडानी ग्रुप कंसोलिडेशन में जरूर है, पर एक मूव जरूर आ सकता है बजट के पहले, उस मूव को जरूर कैश इन करें। 700 से 710 के आसपास आता है तो अडानी पावर को एवरेज भी करके चल सकते हैं।